नाज़रीन, क्या मशरिक़ वस्ता का नक्शा बदलने वाला है? क्या खिलाफत उस्मानिया का वारिस अब मजीद खामोश नहीं रहेगा? क्या इसराइल के दिन अब गिने जा चुके हैं? नाज़रीन, इसराइल की गीदड़ भभकियों के जवाब में तुर्क शेर ने वो धाड़ मारी है जिसने तल अवीव से वाशिंगटन तक जलजला बर्पा कर दिया है। इस्तांबुल की ज़मीन से उठी एक ऐसी चिंगारी जिसने दुनिया को बता दिया है कि तुर्की अब सिर्फ दिफा नहीं बल्कि हमला करेगा। 6000 किलोमीटर तक मार करने वाला बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल बिल्ड्रिम हॉर्न, जिसकी रफ्तार आवाज़ से 25 गुना ज़्यादा है, इसराइल के लिए मौत का पैगाम बनकर सामने आ गया है। आज तैयब उर्दवान ने दो टोक कह दिया, हम इसराइल के अंदर घुस कर मारेंगे। ये महज एक बयान नहीं बल्कि नेतन्याहू के ताबूत में आखिरी कील है। क्या तुर्की कॉक्सल एल्मा इसराइल के F-35 को फजा में ही ढेर कर देगा? क्या कोराल सिस्टम इसराइल के गरूर यानी आयरन डोम को अंधा कर देगा? और क्या तैयब उर्दवान वाकई वो करने जा रहे हैं जो सुल्तान अब्दुल हमीद के बाद किसी ने नहीं किया? इस व्लॉग में हम तुर्की के उस खुफिया ताकत के राज खोल के आपके सामने रखेंगे जिससे मोसाद लरज रही है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, इसराइल की धमकियों के जवाब में तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने वो कह दिया है जिसने तल अवीव से वाशिंगटन तक जलजला बर्पा कर दिया है। तुर्की ने अपने तवील रेंज वाले जदीद बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल यिल्ड्रिम हॉर्न की पहली बार नुमाइश करके इसराइल को दिन में तारे दिखा दिए हैं। इस्तांबुल में जारी दिफाई नुमाइश साहा 2026 के दौरान तुर्की ने अपने जदीद बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल यिल्ड्रिम हॉर्न की पहली बार नुमाइश कर दी है, जो मुल्क की दिफाई सलाहियतों में एक अहम पेशरफ्त करार दी जा रही है। तुर्क खबरसां एजेंसी अनादोलो के मुताबिक तुर्की की वजारत दिफा के तहकीक और तरक्की मरकज़ ने इस्तांबुल में जारी दिफाई नुमाइश साहा 2026 के दौरान अपने जदीद तरीन बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल यिल्ड्रिम हॉर्न की पहली बार अवामी सतह पर नुमाइश की है। तफसीलात के मुताबिक यह मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से 25 गुना ज़्यादा रफ्तार से हदफ तक पहुँचने की सलाहियत रखता है, जबकि उसकी मजमूई रेंज 6000 किलोमीटर से ज़ायद बताई गई है। मिसाइल में माया ईंधन का जदीद निज़ाम इस्तेमाल किया गया है और यह 4 रॉकेट इंजनों पर मुश्तमिल है। यह पेशरफ्त तुर्की की दिफाई सनत में तेज़ रफ्तार तरक्की का हिस्सा है, जहां मुल्क ड्रोन टेक्नोलॉजी, मिसाइल निज़ाम, फ़ज़ाई दिफा, हवाबाजी और खलाई मंसूबों में अपनी सलाहियतों को मुसलसल वुसअत दे रहा है। साहा 2026 बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश इस्तांबुल में मुनक़िद की जा रही है, जिसमें तुर्की और दीगर ममालिक की दिफाई कंपनियां, अस्करी वफूद और सरकारी इदारे नई टेक्नोलॉजीज़ और जदीद हथियारों की नुमाइश कर रहे हैं। तुर्की गुज़श्ता बरसों में अपनी दिफाई सनत में खुद इन्हिसारी की पॉलिसी पर गामजन है और जदीद हथियारों की तैयारी पर खुसूसी तवज्जो दे रहा है। इस हिकमत अमली का मकसद मुल्क की दिफाई ज़रूरियात को मकामी सतह पर पूरा करना और आलमी दिफाई मंडी में अपनी मौजूदगी को मजबूत बनाना है। अब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की तुर्की और तुर्क सदर तैयब उर्दवान को दी जाने वाली गीदड़ भभकियों की बात करते हैं। नाज़रीन, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईरान जंग के दौरान तुर्क सदर तैयब उर्दवान को धमकी दी थी, जिसमें उसने कहा था कि इसराइल ईरान के दहशतगर्द निज़ाम और उसके हिमायत याफ्ता गिरोहों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कॉटिज़ ने भी उर्दवान को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें कागजी शेर करार दिया था। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने इसराइली सदर नेतन्याहू को मुखातिब करते हुए कहा था, बच्चों के कातिल ने सोशल मीडिया पर मेरी और मेरे मुल्क की तौहीन की। उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि तुर्की मामूली रियासत नहीं है, कोई भी ताकत तुर्की को उंगली नहीं दिखा सकती। नाजरीन, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग से मुतालिक हालिया बयानात पर तुर्क सदर उर्दवान को धमकी दी थी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अप्रैल के वस्त से अब तक तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान को उनके हालिया बयान पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया था और इस अज़्म का इजहार किया कि इसराइल ईरान और उसके इलाकाई इत्तेहादियों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के ये बयानात ऐसे वक्त में सामने आए जब चंद रोज़ कबल अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी पर इत्तेफाक हुआ था। इस पेशरफ्त के बाद तुर्क सदर ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू में खबरदार किया था कि मुमकिन इश्तियाल अंगेज़ी या तखरीब कारी इस मुआहदे को मुतासिर कर सकती है, लेकिन तुर्क सदर ने किसी फरीक का नाम नहीं लिया था। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर दिफा कॉटिज़ ने भी उर्दवान को तनकीद का निशाना बनाते हुए तुर्क सदर को कागजी शेर करार दिया था। कॉटिज़ ने कहा कि उर्दवान ईरान की जानिब से मिसाइल हमलों पर कोई मौसर रद्द-ए-अमल नहीं दे सके और अब इसराइल के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। इसराइली वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा कि इसराइल अपनी सलामती के दिफा के लिए मजबूत और पुरअज़्म इक़दामात जारी रखेगा। उधर नेतन्याहू ने अपने बयान में दावा किया कि अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका कार्रवाइयों के नतीजे में ईरान के जोहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को कुचल दिया गया है। ईरान की क़यादत और उसके इलाकाई इत्तेहादी भी कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने नेतन्याहू और ट्रंप के झूठे दावों को एक्सपोज कर दिया है।
क्योंकि ईरान अब भी न्यूक्लियर पावर बन सकता है। ईरान के पास भी फ़ाल यूरेनियम अफसूदगी की तंसीबात महफूज हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू को जवाब देते हुए मौजूदा दौर का हिटलर करार दिया और इसराइल पर हमले की जवाबी धमकी भी दे दी और कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम होते रहे तो इसराइल को उसकी औकात याद दिलाता रहूँगा। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइली पड़ोसियों को हिटलर के फाशिज्म से तशबीह देते हुए नेतन्याहू को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और मुतनब्बे किया कि फ़लस्तीनी को सजाए मौत देने का फैसला कानून कौंसल परस्ती के आला कार में बदल देगा। उन्होंने लीबिया और काराबाह की मिसाल देते हुए इसराइल में फ़ौजी मुदाखलत की धमकी दी और गज़ा, शाम और लेबनान में जारी इंसानी अलमिये पर गहरी तशवीश का इजहार किया, जहां हालिया हमलों में हज़ारों मासूम शहरी शहीद और लाखों बेघर हो चुके हैं। तुर्की इस वक्त मिस्र और पाकिस्तान के साथ मिलकर खित्ते में मुस्तकिल जंगबंदी और आलमी कशीदगी को कम करने के लिए फ़ाल सिफारती किरदार अदा कर रहा है। नाजरीन, अगर इसराइल तुर्की पर हमला करता है तो तुर्की जवाबी हमले करके किन किन मकामात को निशाना बनाकर तबाह कर सकता है, ये आपको बताते हैं। तुर्की इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और सदर तैयब एर्दोगान के बयानात के तनाजुर में अस्करी तज्ज़ियाकार इन मुमकिना अहदाफ की निशानदही करते हैं जिन्हें किसी भी बराह रास्त तसादुम की सूरत में तुर्की अपनी जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी और फ़ज़ाई क़ुव्वत से निशाना बना सकता है। तुर्की की अस्करी हिकमत अमली में ये मकामात अहमियत के हामिल हो सकते हैं। इसराइल का दारुल हुकूमत और अस्करी मरकज़ तल अबीब तुर्की के तैफोन जैसे तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों की जद में हैं। तल अबीब में वाक़ इसराइल का मरकज़ी फ़ौजी हेडक्वार्टर और इंटेलिजेंस मराकज़ तुर्की का पहला हदफ बन सकते हैं। बिन गोरियान एयरपोर्ट को मफलूज करके इसराइल का दुनिया से राब्ता काटा जा सकता है। हैफा की बंदरगाह और सनती मराकज़ इसराइल की मईशत और सप्लाई का सबसे बड़ा मरकज़ है। बहरी तनसीबात का जिक्र किया जाए तो तुर्की की ताकतवर नेवी और ड्रोन्स हैफा की बंदरगाह को निशाना बनाकर इसराइली बहरिया को मफलूज कर सकता है। तुर्की हैफा में वाक़े पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को निशाना बनाकर इसराइल की तवानाई की फरहमी को रोक सकता है। इसराइल की एयर बेसिस, जो इसराइल की असल ताकत उसकी फ़ज़ाइया है, तुर्की अपने स्टेल्थ ड्रोन्स जैसे कज़ल एल्मा के ज़रिए इन अड्डों को निशाना बना सकता है। न्यू एटम और रमत डेविड, जहां इसराइल के F-35 और दीगर जंगी तैयारे मौजूद होते हैं, उन अड्डों को नाकारा बनाना फ़ज़ाई बर्तरी हासिल करने के लिए ज़रूरी होगा। डिमोना एटमी प्लांट, अगरचे ये एक इंतहाई हसास और ख़तरनाक कदम होगा, लेकिन स्ट्रेटेजिक तौर पर तुर्की के मिसाइल इस मकाम तक पहुँचने की सलाहियत रखते हैं। इसराइल के जनूबी सहराए नकब में वाक़ ये प्लांट उसके जोहरी प्रोग्राम का मरकज़ है। बहरा रूम में इसराइल के गैस फील्ड जैसे कि लियोथान गैस फील्ड समंदर के अंदर मौजूद हैं। तुर्की अपने जदीद आबदोज़ों और बहरी बेड़े के ज़रिए इन तनसीबात को निशाना बनाकर इसराइल को शदीद मुआशी बहरान में मुब्तला कर सकता है। तुर्की की बर्तरी के अवामिल की बात की जाए तो ड्रोन टेक्नोलॉजी, तुर्की के बायर कतार और दीगर मुसल्लह ड्रोन्स दुनिया भर में अपना लोहा मनवा चुके हैं। ये इसराइल के आयरन डोम पर दबाव डालने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, तुर्की के कोराल सिस्टम दुश्मन के रेडारों को अंधा कर सकता है, जिससे इसराइली दिफाई निज़ाम मिसाइलों को रोकने में नाकाम हो सकता है। तुर्की की रसाई इसराइल के तूलो अर्ज़ में बड़ा अहम मकाम तक है और हालिया मिसाइल तजर्बात जैसे कि यिल्दिरिम हॉर्न, जिसकी रेंज 6000 किलोमीटर तक जा रही है, जिसने इस खतरे को इसराइल के लिए हकीकत बना दिया है। तुर्की के पास कौन कौन से ख़तरनाक हथियार हैं, इस बारे में भी आपको बताते हैं। ये किस तरह इसराइल को दबोच सकते हैं। नाजरीन, तुर्की का सबसे बड़ा हथियार उसके ड्रोन्स हैं, ख़ास तौर पर बायर कतार TB2 और कज़ल एल्मा हैं। कज़ल एल्मा एक स्टेल्थ रेडार से बचने वाला बग़ैर पायलट के लड़ाका तैयारा है जो आवाज़ की रफ्तार से उड़ सकता है। ये ड्रोन्स झुंड की सूरत में हमला करके इसराइल के रेडारों को मसरूफ़ कर सकते हैं, जिससे दिफाई निज़ाम के नाकाम होने का खदशा बढ़ जाता है। तुर्की ने हाल ही में टाइफोन मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक बताई जाती है। ये मिसाइल अनातोलिया के किसी भी हिस्से से लॉन्च होकर इसराइल के दिल यानी तल अबीब को निशाना बना सकता है। इसके अलावा सॉम क्रूज़ मिसाइल अपनी प्रिसीजन गाइडेंस की बदौलत दुश्मन को अहम तनसीबात को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ तबाह करने की सलाहियत रखता है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, ये तुर्की का वो खुफिया हथियार है जो किसी भी मिसाइल से ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। कोराल सिस्टम दुश्मन के रेडार, कम्युनिकेशन नेटवर्क और दिफाई मिसाइल सिस्टम को जैम कर देता है। अगर तुर्की इसका इस्तेमाल करता है तो इसराइल के दिफाई निज़ाम को यह पता ही नहीं चलेगा कि हमला किस सम से हो रहा है और वो फ़ज़ा में मौजूद मिसाइलों को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तुर्की की रईस क्लास आबदोज़ें और TCG अनातोलो दुनिया का पहला ड्रोन करियर बहरी जहाज़ है।
جو بحیرہ روم میں اسرائیل کی گیس فیلڈز اور ساحلی شہروں کے لیے براہ راست خطرہ ہیں۔ ان آبدوزوں سے فائر کیے جانے والے 21 ٹرپیڈوز کسی بھی بحری بیڑے کو غرق کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ تمام ہتھیار اسرائیل پر کامیاب حملے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ناظرین، ترکی کی حکمت عملی ملٹی ڈائمینشنل ہو سکتی ہے۔ پہلے کورال کے ذریعے ریڈاروں کو اندھا کرنا، پھر قزل ایما اور بائر قطار ڈرونز کے ذریعے فضائی دفاع کو الجھانا، اور آخر میں تائفون اور سوم میزائلوں کے ذریعے اسرائیل کے اہم فوجی اڈوں، بجلی گھروں اور بندرگاہوں کو نشانہ بنانا ہے۔ یہ ایک ایسا مربوط حملہ ہوگا جسے روکنا دنیا کے مہنگے ترین دفاعی نظام کے لیے بھی تقریباً ناممکن ہو سکتا ہے۔ ترکی کے پاس فوج کتنی ہے؟ بحری، فضائی اور زمینی فوج کی طاقت کتنی ہے؟ یہ بھی جان لیجئے۔ ترکیہ کی مسلح افواج نفری اور طاقت کے لحاظ سے دنیا کی صف اول کی افواج میں شمار ہوتی ہے۔ نیٹو میں امریکہ کے بعد دوسری سب سے بڑی فوج رکھنے والا یہ ملک اپنی دفاعی خود انحصاری کی وجہ سے خطے میں ایک ناقابل تسخیر قوت بن جاتا ہے۔ اب ترکی کی عسکری طاقت کا تفصیلی جائزہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کل فوجی نفری کی بات کی جائے تو ترکی کے پاس تقریباً 5 لاکھ سے 5,50,000 کے قریب ایکٹیو فوجی موجود ہیں۔ اگر ریزرو فورس اور نیم فوجی دستوں کو شامل کیا جائے تو یہ تعداد 8 لاکھ سے 10 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ افرادی قوت جنگی صورتحال میں کسی بھی ملک کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہو سکتی ہے۔ زمینی فوج کی بات کریں تو ترکی کی زمینی فوج مشرق وسطیٰ اور یورپ میں سب سے زیادہ طاقتور مانی جاتی ہے۔ ترکی کے پاس 2200 سے زائد جدید ٹینک ہیں، جن میں جرمن ساختہ لیپرڈ اور ترکیہ کا اپنا تیار کردہ جدید ترین التائی ٹینک شامل ہے۔ ترکی کے پاس تقریباً 35,000 سے زائد بختر بند گاڑیاں اور مائن ریزسٹنس گاڑیاں ان کی زمینی نقل و حرکت کو محفوظ بناتی ہیں۔ ترکی کے پاس 2000 سے زائد خودکار توپیں اور راکٹ لانچر سسٹم موجود ہیں، جو زمین سے زمین تک تباہی مچانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ فضائی طاقت کی بات کی جائے تو ترکی کی فضائی جدید ٹیکنالوجی اور تجربہ کار پائلٹس سے لیس ہے۔ ترکی کے پاس 250 سے زائد F-16 بلاک 50 طیارے ہیں، جنہیں ترکی خود اپ گریڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ترکی اب طیاروں سے زیادہ اپنے ڈرونز پر انحصار کر رہا ہے۔ اکینچی اور کوزلیما جیسے ڈرونز فضا میں اسرائیل کے F-35 طیاروں کے لیے الیکٹرانک وارفیئر کے ذریعے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ اور ریفیولنگ میں بھی ترکی کی مہارت ہے۔ ترکی کے پاس فضا میں ایندھن بھرنے والے طیارے موجود ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ترکیہ طیارے طویل فاصلہ طے کر کے اسرائیل تک پہنچ سکتے ہیں اور اپنی کارروائی ڈال کر واپس آ سکتے ہیں۔ بحری طاقت کی بات کی جائے تو بحیرہ روم اور بحر اسود میں حکمرانی کے لیے ترکی کی نیوی انتہائی جدید ہے۔ ترکی کے پاس 16 فری گیٹس، 10 کارویٹس اور جدید گن بورڈز موجود ہیں۔ ترکی کے پاس جدید ترین آبدوزیں بھی ہیں جو خاموشی سے دشمن کے ساحلوں تک پہنچ کر میزائل داغ سکتی ہیں۔ TCG اناتولو یہ ترکی کا ڈرون کیریئر جہاز ہے جو سمندر کے بیچ ایک تیرتا ہوا ایئر بیس ہے، جہاں سے ڈرونز اور ہیلی کاپٹرز اسرائیل کے ساحلی شہروں پر حملہ کر سکتے ہیں۔ ترکی کی افواج اسرائیل کو کیسے نشانہ بنا سکتے ہیں، یہ بھی جاننا بہت اہم ہے۔ ترکی اپنی اس فوج کو 3 طرح کے حملوں کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ سمندر سے ترکی کے بحری بیڑے اور آبدوزیں اسرائیل کی بحری ناکہ بندی کر سکتے ہیں اور ساحلی تنصیبات پر حملہ کر سکتے ہیں۔ فضا سے ترکی کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ڈرونز اور F-16 طیارے اسرائیل کے دفاعی نظام آئرن ڈوم کو اوور لوڈ کر کے فوجی اڈوں کو تباہ کر سکتے ہیں۔ میزائل ٹیکنالوجی میں ترکی کے زمین سے زمین مار کرنے والے یلدریم، ہون، بورا اور تائفون میزائلوں کا استعمال کر سکتا ہے، جو سینکڑوں کلومیٹر دور سے اسرائیل کے اندرونی حصوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ترکی کی اصل طاقت اس کا دفاعی پیداواری ڈھانچہ ہے، یعنی جنگ کی صورت میں اسے کسی دوسرے ملک سے اسلحہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ خود اپنا اسلحہ بنا کر جنگ کو طویل عرصے تک جاری رکھ سکتا ہے۔ ناظرین، ترکی کا یلدریم، ہون میزائل اور TCG اناتولو جیسے ڈرون کیریئر صرف دفاعی نمائش کا حصہ نہیں بلکہ اسرائیل کے لیے وارننگ ہے۔ طیب اردوان نے واضح کر دیا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے اور فلسطینیوں، لبنانیوں پر ظلم نہ رکا تو ترکی وہ کرے گا جو اس نے لیبیا اور کاراباخ میں کر دکھایا۔ اب سوال یہ نہیں کہ جنگ ہوگی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ جب طیب اردوان کا حکم ہوگا تو کیا اسرائیل کا کوئی بھی کونا محفوظ رہ پائے گا؟ کیا نیتن یاہو کی ہٹلر بننے کی کوشش اسے نیست و نابود کر دے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ترکی واقعی اسرائیل کے اندر گھس کر اسے سبق سکھائے گا؟ کیا مسلم امہ اب ترکی کی قیادت میں متحد ہونے جا رہی ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔